नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को किया गिरफ्तार। सुबह से ही घर पर छापेमारी जारी थी। दिल्ली शराब घोटाले में आपके डूबते किरदारों में संजय सिंह के बाद अब राजनीति हुई तेज। आम आदमी पार्टी कह रही है ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। हालांकि 15 महीने की जांच में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के करीबी बने सरकारी गवाह और उसके बाद ही ईडी के कस्ते शिकंजे और जांच पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। होगी चर्चा शराब घोटाले पर, ईडी की ताजा कार्रवाई पर, हो रही राजनीति पर। साथ ही बताएंगे कैबिनेट के बड़े फैसलों के बारे में भी और होंगी देश दुनिया और खेल जगत से बड़ी कुछ खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने की कार्रवाई। ईडी की चार्जशीट में भी नाम था शामिल। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का मुख्य सरगना। न्यूज क्लिक वेबसाइट पर भाजपा का हमला लगातार जारी। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों के आधार हो रही है कार्रवाई। वेबसाइट से जुड़े प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। धन शोधन के मामले में अभिनेता रणबीर कपूर आए ईडी के निशाने पर। त्योहार के मौके पर सरकार ने गरीबों को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी 200 रुपए प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 करने को दी मंजूरी। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को किया अधिसूचित। हल्दी के बारे में जागरूकता, खपत और निर्यात बढ़ाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार होंगे विकसित। तेलंगाना में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी। तेलंगाना आंध्र के बीच जल विवाद के समाधान पर भी लिया गया बड़ा फैसला। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़। निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर मची तबाही। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव और राहत के काम में जुटी। पोंगयांग जिले में सैन्य प्रतिष्ठान के बाढ़ की चपेट में आने से 23 जवानों के लापता होने की खबर। पीएम मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से की बात। प्रधानमंत्री गुरुवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश को देंगे विकास की सौगात। राजस्थान में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं से खुलेंगे विकास के द्वार। अमेरिकी वैज्ञानिकों माउंगी बुवेरी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को मिला रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। क्वांटम डॉट्स की खोज और संरक्षण के लिए किया जाएगा सम्मानित। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने रचा इतिहास। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हुई पदकों की बरसात। जेवलिन थ्रो में भारत ने स्वर्ण और रजत किए अपने नाम। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले और तीरंदाजी में भी मिला स्वर्ण। और भारत की मेजबानी में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का गुरुवार से होगा आगाज। अहमदाबाद में होने वाले पहले मुकाबले में गत विजेता इंग्लैंड का सामना पिछली बार की उप विजेता न्यूजीलैंड से। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। संजय सिंह को मिलाकर 14 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने के अगले दिन ईडी ने संजय सिंह के 125 नॉर्थ एवेन्यू स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की। दिनेश अरोड़ा ने बयान में कहा है कि संजय सिंह के अनुरोध पर उसने दिल्ली के रेस्टोरेंट बार मालिकों से पार्टी फंड जमा करके मनीष सिसोदिया को चेक के रूप में पार्टी फंड के बहाने दिए रुपए।
केंद्रीय एजेंसियों का भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े प्रहार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने आप सांसद से उनके सरकारी आवास पर पूछताछ की थी। उल्लेखनीय है कि संजय सिंह का नाम दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दाखिल की गई चार्जशीट में शामिल था। ईडी के छापे को इसी चार्जशीट से जोड़कर देखा जा रहा है। इस घोटाले में संजय के करीबियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जांच एजेंसियों की रडार पर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि आप नेता की भ्रष्टाचार में संलिप्तता के बाद ही उन पर कार्रवाई हुई है। ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया। आम आदमी पार्टी अब चिल्ला के कह रही है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमें तो पहले से ही पता था। संजय सिंह तो कहते ही थे मुझे अरेस्ट करेंगे। तो भाई आपको तो पहले से पता ही होना था। जब आपने करोड़ों रुपया रिश्वत ली, 2% की जगह 12% होलसेलरों को आपने पैसा दिया। 30 साल से वो 2% पे काम कर रहे थे। अचानक आपने 12% 6 गुना उसको बढ़ा दिया। 100 करोड़ रुपया अपफ्रंट आपने रिश्वत ली। और दिनेश अरोड़ा उसने 38 लाख रुपया शराब के लोगों से इकट्ठा करके संजय सिंह को दिया। संजय सिंह ने उसको इंट्रोड्यूस कराया मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया दिनेश अरोड़ा के जन्मदिन पर जाते थे, उसके केक काटते थे। जब आप पैसे बांट रहे थे, करोड़ों रुपया ले रहे थे, तो भैया जेल तो जाना ही पड़ेगा, साफ तो देना ही पड़ेगा। इस बीच आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी को घबराहट का नतीजा बताया है। एक धेले का सबूत नहीं, एक पैसे का मनी ट्रेल नहीं है। ये इकलौता केस है जहां ये देखा गया कि 4 आदमी को अरेस्ट कर लो और उसी में से एक को बोलो तू अप्रूवर बन जा। एन केन प्राकरण सबका नाम लेने लग और हम काम कर लेंगे। INDIA गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने भी कहा कि जो शराब घोटाले में दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस का स्टैंड सेम है। पहले भी हम लोगों ने उठाया था ये स्कैम कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जानकारी के मुताबिक ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी बुधवार को उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ की गई। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल मई में तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। हालांकि अब कोर्ट से उन्हें बीमारी के चलते अंतरिम जमानत मिली हुई है। इस साल फरवरी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस घोटाले के आरोप में CBI ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उनकी गिरफ्तारी हुई। सिसोदिया तब से सलाखों के पीछे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली शराब घोटाले में 15 महीने से जांच चल रही है। सरकारी गवाहों के आधार पर छापेमारी की गई है। आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कौन से वो सबूत हैं जो सामने आए। दिल्ली शराब घोटाले में 2 आरोपियों को गवाह बनाया गया है। गवाहों के आधार पर ही सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित घर पर छापा मारा गया था। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राघव मगुंटा सरकारी गवाह बने हैं और राघव मगुंटा YSR कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। कोर्ट ने उधर दिनेश अरोड़ा को भी सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। दिल्ली शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल राघव मगुंटा और दिनेश अरोड़ा जमानत पर हैं। इससे पहले अरविंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी भी सरकारी गवाह बन चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक 3 लोग एक तरह से सरकारी गवाह बन चुके हैं। इसी के साथ आइए बताते हैं कि राघव मगुंटा पर किस तरह के आरोप रहे हैं। राघव मगुंटा चेन्नई में स्थित शराब निर्माण इकाइयों के मालिक है। राघव मगुंटा ने उत्पाद शुल्क का उल्लंघन करके 2 खुदरा क्षेत्रों को नियंत्रित किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि राघव ने अपने सहयोगी प्रेम राहुल मंदुरी के जरिए इंडो स्पिरिट्स में 32.5% की हिस्सेदारी रखी। प्रेम राहुल मंदुरी के पास एल्विन थोक लाइसेंस भी है और ईडी का कहना है कि राघव ने इसके लिए अन्य आरोपियों को बड़ी रकम का भुगतान किया। अब आइए दूसरा जो सरकारी गवाह है उसके बारे में आपको बताते हैं। यह है दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारी, रेस्टोरेंट उद्योग में जाना माना नाम। दिनेश अरोड़ा 2009 से इस उद्योग से जुड़े हैं। 2009 में दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के हौस खास इलाके में अपना पहला कैफे खोला था। दिनेश अरोड़ा चीका दिल्ली
अनप्लग्ड कोर्टयार्ड और लारोका एरोसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दिनेश अरोड़ा पे जो आरोप लगे हैं, क्योंकि वही आधार बन रहा है आगे की जांच का भी, और ईडी ने जो छापेमारी की संजय सिंह के घर पे और साथ ही साथ जो गिरफ्तारी की, उसके पीछे भी यही तमाम खुलासे हैं। दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी और इस बैठक में संजय सिंह मौजूद थे। यानी संजय सिंह ही वो शख्स हैं जो दिनेश अरोड़ा को अरविंद केजरीवाल से मिलाने ले गए। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए अपने बयान में बहुत साफ जो कई खुलासे किए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि 2020 में दिनेश अरोड़ा के पास संजय सिंह का फोन आया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और पार्टी को पैसे की जरूरत है। संजय सिंह ने कहा कि इसके लिए रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा मांगना चाहिए। फिर इसके बाद अनप्लग्ड कोर्टयार्ड रेस्टोरेंट में दिनेश अरोड़ा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मिले। ये एक फंड रेजिंग मीटिंग थी। दिनेश अरोड़ा ने सिसोदिया को 82 लाख रुपए सौंपे। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक संजय सिंह के अनुरोध पर दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट और बार मालिकों से बात की थी। 82 लाख रुपए बतौर पार्टी फंड के तौर पर इकट्ठा कर मनीष सिसोदिया को सौंपे थे और इस पार्टी में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आप के कोषाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता मौजूद थे। तो ये सिलसिलेवार तरीके से दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने और तमाम ये खुलासे हुए। दिनेश अरोड़ा का कहना है कि इस मुलाकात के बाद दिनेश अरोड़ा के मनीष सिसोदिया के साथ निजी संबंध बन गए। संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा सुलझाया जो कि एक्साइज विभाग के पास एक लंबे समय से लंबित पड़ा था। तो इसमें कई ऐसे मामले हैं। दिनेश अरोड़ा एक वो सरकारी गवाह बने जिनके जरिए अब शराब घोटाले के तमाम उन तथ्यों को सामने लेके आया जा रहा है और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए संजय सिंह के साथ ईडी की पूछताछ और फिर गिरफ्तारी है। आगे ईडी के और क्या कदम होंगे, क्या और खुलासे होंगे और किस तरह से इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर जो राजनीति हो रही है, उसी पर आज हमारा विशेष है। शराब घोटाले में डूबी आम आदमी पार्टी। लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है इस पूरी कार्रवाई पर कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और वो उनका बार बार आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये कार्रवाई विपक्षी एकता को देखते हुए सरकार में जो घबराहट है ये उसके कारण है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक लंबी कार्रवाई आबकारी घोटाले को लेकर चल रही है और उसी कार्रवाई के तहत कोई एक मंत्री या एक सांसद नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अगला नंबर किसका, चर्चा इसी पर है। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, हमने ये देखा है भारतीय राजनीति में एक दौर ये भी था कि जब कोई दुर्घटना हो जाती थी तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर मंत्री अपना इस्तीफा देते थे। वो दौर भी हमने देखा है। लेकिन आज हम देखते हैं जब इस तरह की कोई जांच होती है तो उस जांच में हिस्सा लेने के साथ साथ गिरफ्तारी के दौरान आप सड़क पे पूरा जुलूस निकालते हैं, आप लोगों के समर्थन की बात करते हैं। आज भी संजय सिंह जिस तरह से घर से निकले हैं तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी बहुत बड़े युद्ध के लिए कोई नेता निकल रहा हो। क्या ये सिर्फ समर्थकों को एक विश्वास दिलाने का एक एक्शन होता है या फिर ये बदलती एक अलग तरीके की राजनीति दिखाई दे रही है? देखिए, ऐसी राजनीति पहले चारा घोटाले में भी किसी जमाने में हुई थी, लेकिन चारा घोटाला हालांकि लंबा समय लगा लेकिन न्याय प्रक्रिया से जेल में जाना पड़ा। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी कोई आपराधिक काम होता है तो जो भी सरकार की एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं, लेकिन हमारे देश में न्यायालय भी हैं, जुडिशरी है और अभी मीडिया की स्वतंत्रता भी है। मैं कुछ विपक्ष के नेताओं के बयान देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी वाला समय आ गया है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया था, संविधान को सस्पेंड कर दिया था, न्यायालयों के ताले लग गए थे और सारे नेताओं को बिना किसी आरोप के जेलों में ठूसा गया था। आज जो भी कार्रवाई सरकार की एजेंसी करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें मीडिया पूरी स्वतंत्रता के साथ उसकी कवरेज कर रहा है और हम देख भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त सारे न्यायालयों के दरवाजे खुले हैं।
जो लोग न्यायालय गए हैं, दरवाजा खटखटाया है, जी। उनको फिर मैं कहना चाहूंगा कि अभी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र, इनको क्यों नहीं जमानत मिल पा रही है? ये क्यों? या तो वही कहें कि हमारा देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। पूरा देश जानता है कि देश की न्यायपालिका पर सभी देशवासियों को, सभी राजनीतिक दलों को विश्वास है। तो फिर आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई है, चाहे वो किसी भी आरोप में हुई हो, आपको अगर जेल में लिया गया, तो आप न्यायालय जाइए ना, सड़कों पर क्यों उतरते हैं? देखिए, सड़कों से उतरने से देश की न्यायपालिका को आप प्रभावित नहीं कर सकते। अगर सड़कों से उतरने के कारण देश की जो न्यायपालिका प्रभावित होती, तो कोई भी जो अपराधी है वो सड़कों पर उतर कर करता। कई हमने देखा, बाहुबली लोगों ने सड़कों पर उतर कर अपना दम दिखाया, लेकिन न्यायालय से उनको कोई भी राहत नहीं मिली। तो आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, अगर संजय सिंह को ये लगता है कि उनके खिलाफ आपराधिक जो कार्रवाई हुई है वो गलत है, तो सबसे पहले तो उनको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, ना कि अपने समर्थकों को लेकर जुलूस निकालना चाहिए। इससे कोई न्यायालय प्रभावित होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी निचली अदालत में जमानत नहीं मिलती है, तो उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो न्यायालय के प्रति ये जो निरादर दिखाया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो मेरा ये मानना है कि न्याय प्रक्रिया को होने दिया जाए, चाहे वो लंबी है। हालांकि हमारे देश में माना जाता है कि न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन राहत भी मिली है ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ गलत मामले दर्ज किए होंगे। तो ये सबसे अच्छा जो मेरा मानना है कि राजनेताओं को अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो वो सीधा न्यायालय जाएं, ना कि अपने समर्थकों को लेकर सड़क पर उतरें। और इससे खामखा में जो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को भी खतरा पैदा हो सकता है। जी, तो लोगों का विश्वास न्यायालय में बना है, इसके लिए आप न्यायालय जाइए ना। जी, कौन रोक रहा है? अशोक जी, हमारे साथ स्टूडियो में परविंदर सिंह सेठी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ चारू प्रज्ञा भी जुड़ गई हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों का स्वागत है। चारू, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले परविंदर जी, न्यायालय पे आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं भरोसा है? एक लंबी जांच चल रही है, मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, जमानत मिल नहीं रही है, 2 लोग गिरफ्तार, 13 मतलब आज संजय सिंह को मिला के 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से 3 सरकारी गवाह बन चुके हैं। तमाम वो बातें सामने आ रही हैं, तो विश्वास न्यायालय में क्यों नहीं है? और ये जो तमाम जुलूस निकाल के, विरोध करके, शहीद होने का एक जो अंदाज दिया जा रहा है, ये क्या है? नहीं, न्यायालय पे पूरा विश्वास है, और जितने भी लोगों के पास ईडी पहुंची है या सीबीआई पहुंची है, उनके साथ पूरा कॉपरेशन हो रहा है। लेकिन जब कोई लोकप्रिय नेता के ऊपर इस तरह से वार होता है, तो जो उनके कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ताओं का रोष है, ये किसी ने बुलाकर या इसको कोई प्लान नहीं है। परविंदर जी, बस एक बार रोकना चाहूंगे। आपने कहा कि लोकप्रिय नेता, अभी हम संजय सिंह की बात कर रहे हैं, जरा इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में भी थोड़ा बताते चले कि कितने लंबे समय से ये राजनीति में रहे हैं और कितने लोकप्रिय रहे हैं। नहीं, बड़े पुराने समय से हैं, और मैं ये समझता हूं कि आम आदमी पार्टी की फाउंडेशन से लेकर और इसको मजबूत करने में संजय सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सत्ता पक्ष में पार्टी है, वो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो विपक्षी पार्टियां उनको टारगेट करती हैं, जिनको चुनावों में नहीं हराया जा सकता, जिसको 3 बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराया, 1 बार एमसीडी में और 1 बार पंजाब के अंदर, उन विपक्षी पार्टियों को डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक करके डिक्टेटरशिप की जो राजनीति करी जा रही है। जीतना परविंदर जी, ये सर्टिफिकेट नहीं होता है कि आप अपनी पूरी पार्टी की ये जिम्मेदारी ले लेंगे कि कोई भ्रष्ट नहीं है। अगर शराब घोटाला आबकारी नीति में किसी तरह की कोई खामी नहीं थी, तो उसको लागू करने के बाद वापस नहीं लिया जाना चाहिए था। 1 मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। न लिया जाना चाहिए था, और फिर अगर वापस लिया गया है, तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो जांच में सहयोग करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार हर कदम पर सवाल ये उठाती है कि जांच एजेंसियां उनके साथ एक तरह से राजनीति के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। प्रज्ञा हमारे साथ हैं। प्रज्ञा, एक तरह से टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहा है। जी ऋतु जी, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसका पार्षद हो, जिसका विधायक हो, जिसका मंत्री हो, और अब जिसका सांसद हो, सारे के सारे जेल पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस पार्टी को चलाने वाला जो इंसान है, अरविंद केजरीवाल जी,
सारे के सारे तार जाकर वहीं पर जुड़ते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इस पार्टी में पत्ता भी हिल सकता है? अरविंद जी के जाने बिना क्या पत्ता भी हिल सकता है? तो सच्चाई ये है कि जिस तरीके से शराब घोटाला किया गया, यहां से जैसे पैसे चुराए गए, साइफन ऑफ करे गए, उस पैसे को अपनी पार्टी के काम के लिए, प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया, ये सारे के सारे लिंक अब ईडी के सामने हैं और ईडी के द्वारा कोर्ट के सामने रखे गए हैं। आज बल्कि मैं आपको बताती हूँ, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि अगर इस पैसे का लिंक सारा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों तक जा रहा है, तो उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? और मैं मानती हूँ ये बिल्कुल ठीक बात है, उनको पार्टी बनाया ही जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर दिल्ली की स्थिति इतनी खराब करी है। और अगर इनकी पॉलिसी इतनी ठीक थी तो उसको वापस इनको क्यों लेना पड़ा? अगर इनकी पॉलिसी इतनी ही ठीक थी तो उसका गणित उल्टा क्यों चलना पड़ा कि बिक्री ज्यादा हो रही है और एक्सचेकर को कमाई कम हो रही है? ये किसको समझ में आता है? आज मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ईडी का जो फंदा है और ज्यादा नजदीक आ गया है अरविंद केजरीवाल के, और मैं इंतजार करूंगी इस केस में और ईडी क्या खुलासे करती है उसको जानने के, समझने के। और मैं विनती करूंगी ईडी से कि इस केस को आप जल्दी निपटाएं, क्योंकि जो देश की जनता का नुकसान आम आदमी पार्टी लगातार करे आ रही है। आप मुझे एक बात बताइए, ये दो इन्होंने नेता तो इतने समय से जेल में रखे थे, अब तीसरा भी वहीं पर पहुंच गया है, और जो 2 लोग आज भी जेल की सलाखों के पीछे है, 80% दिल्ली सरकार के पोर्टफोलियो इन लोगों के पास थे। तो मिलजुल कर आप सरकार चलाने का काम नहीं कर रहे थे, आप जनता को बेवकूफ बना के उनके पैसे चुराने का काम कर रहे थे, चाहे यहाँ दंगे फैलाने की बात हो या शराब घोटाला करने की बात। जी प्रज्ञा जी, परविंदर जी, सवाल ये भी कहे जा रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा की जो नजदीकियां, जो दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया है, सीबीआई के पास तमाम ऐसे सबूत हैं जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ है और लगातार उनको इसीलिए जमानत भी नहीं मिल रही है। ये कहना है कि किस तरह से नजदीकियां मनीष सिसोदिया से बढ़ी, किस तरह से घर पर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि कैसे एक तरह से पैसे की उगाही की जाए। नहीं देखिए, ये तो अभी जांच चल रही है। एक पैसे ये की आरोप रिकवरी, ही हैं, जी। ये आरोप हैं और एक पैसे की किसी के पास से कोई रिकवरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप इनको टारगेट करने की प्रयास कर रहे हैं, अभी जितने बीजेपी के प्रवक्ता वो यहाँ के ईडी के अफसर बन जाते हैं और वो पूरी तरह से आप किसी को आरोपी सिद्ध करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? नहीं, अभी तो ये जांच चल रही है। आज ईडी ने 10 घंटे की पूछताछ की है। बिल्कुल परविंदर जी, 10 घंटे की पूछताछ की है, संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। उनका मानना है कि कुछ और जानकारियां संजय सिंह से लेनी है, तो ईडी का एक तरह से लास्ट वर्ड होगा। ईडी जब उन तमाम जांच के बाद इन बातों को सामने रखेगी कि क्या आरोप सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं, तब ये बहस बढ़ती है। लेकिन अशोक टंडन जी, क्या हम ये देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो गठबंधन है, जैसे ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, तमाम विपक्षी गठबंधनों के वो नेता बाहर आ गए जो नेता आज तक ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी ने अगर कोई घोटाला किया है तो उस पर जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अराजक हो गई है आम आदमी पार्टी। आज वही कांग्रेस कहती है कि ये गलत हुआ है। आज वही तेजस्वी यादव, वही तमाम सहयोगी संगठन निकल के कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, सरकार डर रही है विपक्षी गठबंधन की पूरी मजबूती से। ये बयान सब राजनीतिक हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी के नेता जेल में जाते हैं और उनको आम आदमी पार्टी ही भुला देती है। आज वो आम आदमी पार्टी जो मनीष सिसोदिया को इतना महान नेता कहती थी और बहुत प्रभावशाली मंत्री कहती थी, आज अगर वो जेल में पड़े हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल जी ने उसका चर्चा नहीं किया है। ये जितनी भी नए अलायंस की मीटिंगें होती हैं उनमें कभी केजरीवाल जी ने जाकर कहा कि मेरे मंत्री जो हैं वो जेल में ठूसे गए हैं। देखिए, एक जो मैं कहूँगा उसको मैं स्पेकुलेशन कह सकते हैं या लोगों में जो चर्चा है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने सभी वरिष्ठ साथियों से एक एक करके छुटकारा पा रहे हैं। देखिए, पहले योगेंद्र यादव गए, प्रशांत भूषण गए और इस तरह से हमने देखा कुमार विश्वास गए। जो बच गए, जिनका प्रभाव बढ़ा, जैसे कि मनीष सिसोदिया का प्रभाव बढ़ा, वो जब जेल में चले गए तो ये उनको भूल गए। लेकिन अशोक जी, अकेला एक मुख्यमंत्री सरकार चलाएगा कैसे? मतलब संकट तो ये है, आज संजय सिंह भी चले गए जी। कि क्या सचमुच में ये स्वयं भी ये चाहते हैं कि जो नेता इनके पार्टी में प्रभावी हो रहा हो
उसको किसी बहाने में जेल जाने दो और फिर भूल जाओ उसको, तो डंप कर रहे हैं। तो ये जो एक लोगों में धारणा बनती जा रही है कि अपने एक एक करके सभी वरिष्ठ साथियों से छुटकारा पा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल को अभी तो अकेले ही रह गए हैं, अकेले ही सरकार चला रहे हैं। तो ये जो एक धारणा पार्टी के बारे में बन रही है, तो जो लोग इनके समर्थन में आज जाकर खड़े होते हैं वो केवल राजनीतिक तौर पर मैं समझता हूं वो घड़ियाली आंसू हैं। अशोक जी, संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी पर संकट बढ़ा है? क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने बहुत साफ कहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर ही उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई, उस मुलाकात में भी संजय सिंह मौजूद थे। देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप की बात है, राजनीति अलग है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून ने हर केस में किया है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कानूनी कार्रवाई गलत है या गलत थी, चाहे वो मनीष सिसोदिया की हो, चाहे सत्येंद्र जैन की हो या आप संजय सिंह की हो, तो आप जाइए ना न्यायालय में। इस देश के न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। अगर एक लोअर कोर्ट आपको जमानत नहीं देती तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट नहीं देती सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन आपने तो अपने जेल में गए हुए नेताओं को छोड़ दिया, उनको डंप कर दिया। क्यों नहीं केजरीवाल जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते कि क्यों मेरे मंत्रियों को बंद करके रखा है, क्यों नहीं कार्रवाई जल्दी होती? लेकिन वो भूल गए, वो तो अपनी राजनीति करने में लगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सब चीजों से आम आदमी पार्टी के साथ गिर रही है। परविंदर जी, जो ऐसा लग रहा था कि आपने आबकारी नीति आम आदमी पार्टी ने बनाई, जारी की और उसको वापस ले लिया तो मामला खत्म हो गया, लेकिन ये दिखता नहीं है। 15 महीने की ईडी सीबीआई की पूरी जांच में तकरीबन 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कई ऐसे बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब जो लगता है कि ईडी की आगे की कार्रवाई या जांच आगे बढ़ेगी तो आज अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, जब ये जो जांच शुरू हुई है और यहाँ पे जो आबकारी नीति है, भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, आखिरकार उसको वापस लेना पड़ा। उसी बात की तो जो विपक्ष के अंदर वो है कि ये विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको टारगेट करने का काम करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करते हैं। जब ईडी का ऑफिसर जाके कोर्ट में खड़ा होके जज साहब को बोलेगा कि मुझे इनको चाहिए, कस्टडी में चाहिए, तो उनको कस्टडी मिलेगी। जब तक ईडी अफसर नहीं जाएगा उनकी जमानत नहीं होगी। परविंदर जी, सिर्फ कहने से नहीं है, सबूतों पे चलती है कानूनी कार्रवाई। ईडी और सीबीआई आप बताइए। और सीबीआई अपने साथ सबूतों को लेके जाती है। आप जिस तरह से कह रहे हैं उससे लग रहा है कि 15 महीने से ईडी और सीबीआई किसी एक कमरे में बैठ के सिर्फ कुछ तैयार कर रही है। माफ करिएगा, जनता आज बहुत सारी चीजों को समझती, जानती है और वो ये भी जानना चाहती है कि आखिर क्या आधार रहे, क्या वो आरोप रहे जिन आधार पर आज संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और इससे पहले 13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। आबकारी नीति दिल्ली वालों के लिए उनके एक तरह से उनके तमाम उन हितों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि लगातार आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के लोग कंप्लेंट कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इस नीति में तमाम त्रुटियां हैं जो आम आदमी के लिए नुकसानदायक रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और न्यूज नाइट में आगे बताएंगे आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज जो फैसले लिए हैं उससे जुड़ी खबरों को दिखाएंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन 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 दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर
दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और न्यूज के मामले में प्रवीण पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उन्हें यूएपीए के तहत 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार की सुबह उन्हें जज के सामने पेश किया गया। इस बीच जांच एजेंसियों की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम भी जारी है। चीन से फंड लेकर भारत में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोपों का सामना कर रहे न्यूज क्लिक पर भाजपा ने बुधवार को भी हमला जारी रखा। न्यूज क्लिक पर हो रही कार्रवाई पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों के आधार पर वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इधर न्यूज क्लिक मामले में प्रवीण पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि न्यूज क्लिक पर चीन के समर्थन में प्रचार करने के लिए धन लेने का आरोप लगाए जाने के बाद कार्रवाई की गई। पत्रकारिता का मुखौटा पहनकर अंदर आपकी सूरत इतनी घिनौनी होगी कि वो देश के खिलाफ काम करेगी, और जब जांच एजेंसी अपना काम करेंगी तो आप कहेंगे कि ये पत्रकारिता करने से रोका जा रहा है। और दुख की बात तो यह है कि जब न्यूज क्लिक पे कार्रवाई होती है तो जो पत्रकार है कुछ चीन से जो वित्त पोषित पत्रकार हैं और नेता हैं, उनको बड़ा दर्द होने लगता है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती को नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने उनके खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद इस महीने की 22 तारीख को उन्हें बुलाया था। मामले की अगली सुनवाई इस महीने की 16 तारीख को होगी। भाजपा ने कहा कि मामले में कोर्ट ने बेल दी है और जांच एजेंसी भी अपना काम कर रही हैं। जमीन दो नौकरी लो घोटाला परिवार ने ही किया है, यादव परिवार ने, और ईडी सीबीआई अपना कार्य करती है, कानून संगत तरीके से करती है। इस मंच से मैं तेजस्वी यादव को एक तथ्य बता के चुनौती दे देता हूं। एक खबर यह आ रही थी कि अभी जमीन दो नौकरी लो मामले में बेल दी है न्यायालय ने। अगर यह सत्य है तो फिर न्यायालय अपना काम कर रहे हैं, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को 9 अक्टूबर को जांच में शामिल होने के लिए एक नया समन जारी किया है। रांची भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया यह 5वां समन था। पिछले 4 समन पर मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हाई कोर्ट में ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को भी समन जारी किया है। उन्हें 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह पूरा मामला महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सारथी और शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी की कैबिनेट ने देश की करोड़ों माताओं बहनों को दी बड़ी सहूलियत, और इस सहूलियत में कोई रुकावट ना आए इसके लिए कैबिनेट ने लिया उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए
बड़ा फैसला। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर 600 रुपए में मिलेंगे। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी है। त्योहारों के मौसम की शुरुआत हो रही है। मोदी सरकार ने पहले रक्षाबंधन के मौके पर देश भर के सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी थी और अब कैबिनेट ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 100 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी हर सिलेंडर पर देने का फैसला किया है। अब उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारियों को 200 की जगह 300 रुपयों की सब्सिडी हर गैस सिलेंडर पर मिलेगी। रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपये कम किए गए। तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी एज इट इज़ चलती रही तो उनको 700 रुपये का पड़ता था। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपये की बजाय अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये कीमतों में राहत दी थी, जिसके बाद उज्ज्वला लाभार्थियों की राहत 400 रुपये की हो गई थी। अब जब सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है तो रक्षाबंधन से पहले की कीमतों के मुकाबले उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 500 रुपये कम कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ गैस या इस तरह की ज़रूरी सामान अगर सस्ते होते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे किचन से पे पड़ता है और किचन पे पड़ता है, मतलब पूरे परिवार पे पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत सकारात्मक पहल है। 300 रुपये सब्सिडी कम हो चुका है और जैसे कि काशी प्रसिद्ध है अपने फेस्टिवल्स के लिए, तो घरों में मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे सबके, तो सब बहुत खुश है इस बात से। ऐसी ही सरकार हमेशा बनी रहे। जो गैस सिलेंडर के दाम कम हुआ है उसका हमारे घरों में ही नहीं पूरे सब में बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब फेस्टिवल सीज़न जैसा कि आप देख रहे हैं, फेस्टिवल में तरह तरह के आइटम्स घर में बनाए जाते हैं। दाम कम होने से महिलाओं को और पुरुषों को अपने मन पसंदीदा आइटम बनाने का भी सुख सुविधा रहेगी और फेस्टिवल लोग खुशी खुशी मनाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के लिए अतिरिक्त 75 लाख LPG कनेक्शन को मंजूरी पहले ही दी थी। अगले 3 वर्षों के दौरान दिए जाने वाले मुफ्त अतिरिक्त LPG कनेक्शन पर 1650 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। अब इसके साथ ही उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए राहत को 100 रुपये और बढ़ा दिया गया है। इससे देश की गरीब महिलाओं का रसोई का खर्च सीमित रखने में खासा मदद मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो इनपुट, DD न्यूज। और कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में वन देवता के नाम पर तेलंगाना में केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई। ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी 889 करोड़ की लागत से खुलेगी। कैबिनेट ने सेंट्रल टर्मरिक बोर्ड यानी केंद्रीय हल्दी बोर्ड बनाने को भी मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने इसका ऐलान भी तेलंगाना में किया था। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना से जुड़े अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच निर्णय के लिए अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वितीय के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है। नीलू निधुलु नियामकालु, ये 3 डिमांड्स के ऊपर संघर्ष चला था। इसमें सबसे पहला डिमांड पानी का ही था। इसलिए आज जो तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लिया है, इसीलिए केंद्र सरकार को अभी इस कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का 2 के अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर जो भी समस्या हल करने का निर्णय का आज कैबिनेट अप्रूवल मिला है। मैं इसी विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से तेलंगाना के किसान की ओर से, तेलंगाना के जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके लिए 1889 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस
ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का कैबिनेट में निर्णय किया है। उसके बाद निर्णय ही नहीं है, उस लगभग 889 करोड़ फर्स्ट फेज में एलोकेशन हुआ है। उसमें इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी मुलुगु, तेलंगाना में एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर भी है, उस गांव में इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का निर्णय हुआ है। मैं इसके ट्राइबल्स की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। मोदी सरकार ने एक अन्य अहम फैसले के तहत राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इससे तेलंगाना सहित देश भर के हल्दी किसानों को फायदा होगा। हल्दी का महत्व क्या है, टर्मरिक का उपयोग क्या है, उससे क्या क्या गुण है, उसका पता भी चला। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, खपत करने वाला और निर्यात करने वाला सबसे बड़ा ऐसा देश है। जो हम 1600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका लक्ष्य रखा है लगभग 8400 करोड़ तक जाने का। 1 बिलियन US डॉलर तक इसको लेकर जाएंगे और ये टारगेट पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल ही अपने भाषण में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की घोषणा तेलंगाना में एक सभा के दौरान की थी और आज उसकी नोटिफिकेशन भी की गई है। इस बोर्ड का उद्देश्य हल्दी के प्रति जागरूकता, खपत बढ़ाना और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करना है। इसके साथ ही बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा और मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए हमारे पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा। मोदी सरकार ने हल्दी निर्यात को मौजूदा 1600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8400 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य भी रखा है। भारत से हल्दी का निर्यात 2030 तक बढ़कर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से हल्दी किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो इनपुट, डीडी न्यूज। और उधर सिक्किम के उत्तर में प्रकृति ने भयंकर कहर बरपाया है। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। नदी का जलस्तर कुछ ही मिनट में कई फीट ऊपर चला गया। बादल फटने के बाद बाढ़ आने से सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। उनमें से एक जवान को बचा लिया गया है। उनकी हालत स्थिर है और वो चिकित्सा देखभाल में है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि फिलहाल सेना के जवानों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद एक बांध का पानी छोड़े जाने पर नदी का जलस्तर और बढ़ गया। इसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया और कई पुल और सड़कें बह गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर हालात के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की और राज्य के कुछ हिस्सों में दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सिक्किम में किसी भी चुनौती से निपटने में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। वहीं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बैठक कर समिति में स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सिक्किम के मुख्य सचिव समेत विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सिक्किम के मुख्य सचिव ने राहत और बचाव उपायों पर राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। वहीं गृह सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राज्य को हर संभव मदद दी जा रही है। एनडीआरएफ ने प्रदेश में पहले ही 3 टीमें तैनात कर दी और अतिरिक्त टीमें गुवाहाटी और पटना में तैयार हैं। इसके अलावा राहत और बचाव प्रयासों में राज्य की सहायता के लिए सेना और वायुसेना की पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात की जा रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों और सिक्किम सरकार के राहत और बचाव उपायों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इस बात पर जोर दिया
कि चुंगथांग बांध की सुरंग में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने साथ ही कहा है कि एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया जाना चाहिए और सड़क, दूरसंचार और बिजली की कनेक्टिविटी को कम से कम समय में बहाल किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने सिक्किम सरकार को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां सहायता के लिए तैयार हैं और उपलब्ध रहेंगी। और न्यूज नाइट में आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम इस दौरान दोनों राज्यों को विकास की सौगात देंगे। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। पीएम मोदी गुरुवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान करेंगे कई परियोजनाओं का शिलान्यास। सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित है ये परियोजनाएं। और न्यूज नाइट में आगे है, चीन में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी है। न्यूज नाइट के अगले हिस्से में देखते हैं इससे जुड़ी खबरों को। एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वाह भैया, सारी तो घनी धाकड़ पहचान से।
अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझ कर इन्वेस्ट कर। एशियाई खेलों में 11वां दिन भारत के लिए बेहद शानदार रहा। भारत ने कुल 12 पदक जीते। इसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में ये दूसरी बार था जब भारत ने 10 से ज्यादा पदक जीते। इससे पहले भारत ने 8वें दिन 15 पदक अपने नाम किए थे। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में 70 पदक जीते थे और इस बार भारतीय दल उस आंकड़े को पार कर चुका है। एशियाई खेलों में जैवलिन थ्रो में भारत ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा किया। भारत के नीरज चोपड़ा ने अपने एशियाई खिताब की रक्षा करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज ने 88.88 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत के ही किशोर कुमार जैना ने 87.54 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता। भारत ने पुरुषों की 4 गुना 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3 मिनट 1.58 सेकंड में रेस को पूरा कर स्वर्ण पर कब्जा किया। मोहम्मद अनस, अमोद जेकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश की जोड़ी ने स्वर्ण जीता। तीरंदाजी में ज्योति वैनम और प्रवीण ओजस की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया। भारतीय धावक अविनाश साबले ने 19वें एशियाई खेलों में अपना दूसरा पदक जीता। पुरुषों की 5000 मीटर रेस में अविनाश साबले ने रजत पदक जीता। इससे पहले वे 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। हरमिलन बैंस ने महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। 1500 मीटर दौड़ में रजत जीतने के बाद इन एशियाई खेलों में ये हरमिलन बैंस का दूसरा पदक है। भारत ने महिलाओं की 4 गुना 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता। भारत पिछली 6 बार से इस प्रतियोगिता में स्वर्ण जीत रहा था। हालांकि इस बार भारत को रजत के साथ संतोष करना पड़ा। 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में भारत ने कांस्य जीतने में सफलता पाई। भारत के लिए मंजू रानी और राम बाबू ने कांस्य पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। लवलीना को फाइनल में चीन की मुक्केबाज ने शिकस्त दी। भारत की मुक्केबाज परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 57 किलो भार वर्ग में कांस्य जीता। उन्हें सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की मुक्केबाज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। परवीन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया। स्क्वॉश में भारत को कांस्य पदक मिला। भारत को मिश्रित युगल वर्ग में अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक दिलाया। अनाहत और अभय की जोड़ी को सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। कुश्ती में भारत के सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन स्टाइल में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 87 किलो भार वर्ग के मैच में किर्गिस्तान के अताबेक को मात दी। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? समझकर इन्वेस्ट कर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस साल ये सम्मान संयुक्त रूप से मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से मांगी जी ववेंडी, साथ ही इनके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लुई सी ब्रास और नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी में काम करने वाले एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है। पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।